खुशी गायब हुई थी तब आप कहाँ थी? मैम मैं ऑफिस छोड़ के और कहाँ जाऊंगी? ऑफिस के बाद? ऑफिस के बाद मैं सीधा घर आ जाती हूँ। देखिए, आप चाहे तो सच बोल सकती हैं, वरना आपका झूठ बोलना हमें आप पर शक करने पर मजबूर करता है। पर मैं झूठ बोलूंगी क्यों? ये लीजिए सबूत, ये आपके ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं। आप 1:05 में ऑफिस से बाहर निकली और 3:15 बजे फिर ऑफिस गई। इस बीच आप कहाँ थी? और इसी बीच खुशी गायब हुई है। और इससे क्या साबित होता है? यही कि आपने पैसों के लिए खुशी को किडनैप किया है। अरे मैडम, आप हमें क्रिमिनल तो नहीं कह रही हैं? देखिए, क्रिमिनल्स भी हमारे और आपके बीच के लोग होते हैं, किसी और दुनिया से नहीं आते हैं। आप बताएंगी? वो एक्चुअली मैंने झूठ कहा था, मैं ऑफिस में नहीं थी। तो अब सच बोल दीजिए, कहाँ थी आप उस वक्त? मैं अपने बॉस के साथ लंच करने गई थी। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्टाफ में किसी के साथ भी ऑफिस के बाहर जाऊं या घुलूं मिलूं। देखो मोहित, तुम मुझे गलत मत समझना। देखिए, अब चाहे तो मेरे बॉस से पूछ सकती हैं, मैं उन्हीं के साथ थी। हेलो मैम, एक और बच्चे की डेड बॉडी मिली है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास का सारा एरिया छान मारो, हो सकता है जिसने डंप किया उसका सुराग मिले। ठीक है मैम। मैडम, अभी तो हमें सिर्फ 6 महीने हुए थे इस शहर में आए हुए। दुश्मन तो छोड़िए, हम तो अपने पड़ोसियों को भी सही से नहीं पहचानते, तो भला कोई क्यों मारेगा मेरी बेटी को? देखिए, हम सब आपसे इसीलिए पूछ रहे ताकि हम भी जान सके कि ये क्राइम आखिर कौन कर सकता है। एक बच्ची की लाश मिली आप लोगों को। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तावड़े, काय झाला? मैम वो ये देखिए मैडम, एक के बाद एक बॉडीज मिल रही हैं। अरे आप लोग क्या सिर्फ मुर्दों को ही ढूंढेंगे? क्या आपकी बेटी भी मिसिंग है? हाँ, और ये लोग उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। इनको दोष देने से क्या फायदा? मैं भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करिए कोशिश, शायद आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए। और इन दोनों बच्चियों का खून उनके हाथ की नस काट के किया गया है और बाद में उनकी बॉडी को किसी ऐसी जगह डंप किया गया जहां से वो जल्दी मिले ही नहीं। मैम, मुझे इस केस में किसी एक ही आदमी का हाथ लग रहा है। हाँ तावड़े, लेकिन कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। किडनैप क्यों किया, बाद में मर्डर क्यों किया? हो सकता है कोई पर्सनल वजह ही हो जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो दिन रात इन बच्चियों को तलाश रही थी, लेकिन माँ बाप का मन कहाँ मानता है। खुशी और अवनी के माता पिता ने खुद भी जगह जगह पोस्टर लगाकर अपनी बेटियों को ढूंढना शुरू कर दिया। और रिया के माता पिता जो अपनी बेटी को खो चुके थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। इस तरह ये लोग एक दूसरे का दुख भी बांट रहे थे और एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे, और इनकी सूनी आंखों को अपनी बेटियों को जिंदा देखने का इंतजार था। आनंद जी, ये अवनी के माता पिता है, इनकी भी बेटी अभी तक नहीं मिली। हमारी बच्ची चाहती थी कि हम एक होके एक साथ रहें, और आज उसे ढूंढने के लिए एक साथ हैं। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आप लोग हौसला रखिए, भगवान करे आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए, हमें बड़ा सुकून मिलेगा। तो बस एक ऊपर वाले से ही उम्मीद। आनंद बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो आनंद गुप्ता, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। बेटी को ढूंढना है तो पोस्टर छोड़ और 25 लाख का इंतजाम कर जल्दी। हाँ हाँ हाँ, तुम जो भी कोई हो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार खुशी से बात करवा देना, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। दादाजी पैसे दे दो, फिर आराम से जी भर के जितनी बात करनी है कर लेना, और पुलिस को इस बारे में खबर दी तो नहीं।
बाबूजी क्या हुआ, किसका फोन था? किडनैपर का 25 लाख रुपए मांगे उसने। क्या 25 लाख? हाँ, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को फोन कर। बाबूजी आपका दिमाग खराब हो गया। वहाँ हमारी बेटी खुशी उस किडनैपर के पास। आपकी पुलिस को फोन नहीं करेंगे बाबूजी। अगर उसे पता लग गया ना तो खुशी को कुछ भी हो सकता है बाबूजी। भैया पर वो क्रिमिनल है, उसकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आप सोचिए, ये तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि खुशी तेरी बेटी नहीं है। उसकी जान की तुझे कोई परवाह नहीं है ना। खुशी मेरी बेटी, और मुझे किसी भी कीमत पर वो सही सलामत वापस चाहिए। उसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े ना तो बेच दूंगा मैं। समझा? सही कह रहे हो तुम। हम पुलिस को फोन नहीं करते। पैसे का बंदोबस्त मैं करता हूँ और तुम लोग भी थोड़ा कर लो। मैं पैसे का बंदोबस्त करने जाता हूँ। थैंक यू, आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया। अब देखना ये किडनैपर्स हमसे बच नहीं पाएंगे। खुशी के लिए फ़ोन आया था फिरौती के लिए, 25 लाख रुपए मांगे। लेकिन मैम पिछले 3 महीनों में 3 लड़कियां जो गायब हुई हैं उनके यहाँ कभी फिरौती के लिए कॉल नहीं आया। और ये केस हिना के केस से अलग लग रहा है। कौन होगा जो 25 लाख रुपए मांग सकता है? मैम एक बात तो साफ है, ये जो कोई भी है हिना उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसके साथ गई थी। 25 लाख? कहीं ऐसा तो नहीं परी के माँ बाप ने अपने 20 लाख रुपए के लिए ये सब किया हो सकता है मैम। क्या करें, थाने बुला लें इनको? नहीं अभी नहीं, अगर हम उनसे पूछताछ करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये खुशी के दादा ने हमें छुपकर फ़ोन किया था, घर वालों को भी नहीं बताया कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। एक काम करते हैं, किसी और तरीके से मुजरिम तक पहुँचते हैं। मैम हम एक काम करते हैं, अपने 2 कांस्टेबल 24 घंटे निगरानी के लिए इनकी बिल्डिंग के नीचे लगा देते हैं। जैसे ही खुशी घर वाले किडनैपर को पैसा देने जाएंगे हमें पता चल जाएगा। इन पर नज़र रखो और परी के माँ बाप पर भी नज़र रखो। उनके कॉल्स और लोकेशन ट्रेस करते रहो। ठीक है मैम। बाबूजी नहीं, बाबूजी आप नहीं, ये पैसे मैं लेकर जाऊंगा। जिस भी कमीने ने मेरी बेटी को उठाया है ना उसे तो मैं। पापा आप शेखर को पैसे ले जाने दीजिए, वो पैसे देंगे भी नहीं और खुशी को वापस भी ले आएंगे। पैसे बच जाएंगे तो किसी और काम आ जाएंगे। तुम क्या बोल रही हो? ये वक्त ये सब बातें करने का है? हम अपना घर खरीदने के लिए इतने महीनों से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुए ना। लेकिन एक ही रात में 25 लाख का इंतजाम हो गया। कैसे? तुम चुप बैठो। नहीं शिखर, नहीं, बोलने दे इसे। और ये ठीक तो कह रही है। ये लो माधुरी, पूरे 25 लाख, सारे पैसे रख लो तुम। मैं अपनी बच्ची के लिए कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। ये पैसे लो और अपने लिए घर खरीदो। लो माधुरी और निकलो यहां से। बाबूजी अब पैसे लेके जाइए। इस औरत को खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता, पागल हो गई है औरत। बाबूजी आप जाइए। हेलो, मैं पैसे लेके आ गया हूँ। मैम खुशी के दादाजी गाड़ी लेकर आ गए। ठीक है, नजर रखो उन पर। बस तो सामने पैसे रख और जा यहाँ से। लेकिन मेरी पोती खुशी का है। पैसे रख के घर जाओ, खुशी वहीं पहुँच जाएगी। देखो, जब तक खुशी मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे पास नहीं आएगी, मैं पैसे रखने वाला नहीं। ए बड्डे, अभी जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। पैसे नहीं रखना चाहता ना तो जा यहाँ से और अपनी पोती खुशी को हमेशा के लिए भूल जा। ना 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 ना, मैं रखता हूँ, खूब रखता हूँ। मैम वो बैग रख के चले गए। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। ओके मैम। मैम कोई बाइक से आ रहा है। नजर रखो उस पर। कामड़े पीछा कर उसका। मैम वो बाइक वाला बैग लेके निकल चुका है। उसका पीछा करते हैं, गाड़ी करा।
तूने किडनैप किया खुशी को? कहाँ है खुशी? नहीं साहब, मालूम नहीं मुझे खुशी कहाँ पे है। सर मारो, कहाँ है खुशी? सर मारो। थाने ले चलो इसे, सब सच उगल देगा। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। खुशी का कोई पता नहीं चला, तो वो 3 बच्चों की लाशें मिली, तो मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठा लूँ और मैंने वो रैंसम को फोन किया, बस और कुछ। तेरा घूमता फिरता सच है ना? पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सीधा बाहर आएगा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बीवी को अलग से घर बसाना था, वरना वो मुझे धमकी दे रही थी कि मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए सब करना पड़ा। तेरी कहानी थाने में सुनेंगे। गया गाड़ी टका। ये लीजिए आपका बैग। लेकिन मैडम मेरी बेटी खुशी कहाँ है? उसका तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने आपको फिरौती के लिए फोन किया था उसका पता चल गया। किसने किया था फोन? आपके छोटे बेटे शेखर ने। शेखर ने? बाबूजी एक मतलब खुशी को उसने? नहीं, उससे कड़ी पूछताछ के बाद उसने हमें बताया कि उसने किडनैप नहीं किया है, लेकिन हाँ, मौका पाते ही फिरौती के पैसों की मांग करने की कोशिश की। लेकिन उसने ऐसा क्यों? अपनी पत्नी के लिए घर खरीदना चाहता था। उसके साथ वो फैमिली नहीं शुरू कर रही थी। झूठ है ये, आप शेखर को फंसा रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ा है उसे, फिरौती का पैसा लेकर भाग रहा था वो। और जिस नंबर से आपको फोन आया था वो सिम कार्ड और फोन उसी के पास मिले हैं। हाँ, लेकिन खुशी को उसने किडनैप नहीं किया। तो खुशी है कहाँ? हो सकता है जिसने बाकी बच्चियों का किडनैप किया हो उसी के पास। हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिया अवस्थी तुम्हारी वैन में आती जाती थी? हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे रिया को कोई फॉलो कर रहा था, या रिया के अंदर कोई बदलाव देखा था तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो? रिया के चॉकलेट चुराने से उसके मिसिंग होने का क्या कनेक्शन है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन अगले दिन जब रिया आई तो बहुत खुश थी। चलो, क्या बात है रिया बेटा, बहुत खुश लग रही हो। हाँ अंकल, मुझे ना चॉकलेट का खजाना मिलने वाला है। चॉकलेट का खजाना? और कैसे? नहीं बताऊंगी, वो एक सीक्रेट है। फिर सर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि कुछ होगा, पर अगले दिन पता चला कि रिया गायब है। मैम इन चारों बच्चियों के केस में एक बात कॉमन है। मैम इन चारों बच्चियों की कोई ना कोई विश थी, और मैम कोई तो है जो इन सबको बहुत करीब से जानता है और इनकी इच्छाओं को भी जानता है, और वो इनका फायदा उठाकर इनको बहला फुसलाकर किडनैप करता है। तावड़े, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा तो जरूर होती है, लेकिन बच्चों की इच्छा के बारे में उनकी करीबी ज्यादा जानते होंगे। कोई अनजान आदमी कैसे बता सकता है कि बच्चों की क्या इच्छा है? मैम सीरियल क्रिमिनल के एंगल से ये केस यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि हिना, रिया, अवनी और खुशी, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सब अलग अलग स्कूल में पढ़ती थी और अलग अलग बिल्डिंग में रहती। पर्सनल एंगल में भी कोई क्लू नहीं मिला है ताकि किसी पे कोई शक लिया जा सके। मैम एक और बात है जो सामने आई है। सबसे पहले हिना गायब हुई थी 12 फरवरी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ 16 फरवरी। उसके बाद रिया गायब 26 फरवरी को। उसके बाद उसका मर्डर हुआ 1 मार्च को। इसका मतलब है एक मर्डर के बाद दूसरा किडनैप। इस हिसाब से तो खुशी से पहले अवनी गायब हुई थी। क्या उसे भी? सर, और एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। पिता कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस बच्ची की लाश मिली है वो लाश उसकी बच्ची की नहीं, किसी और बच्ची की है। आनंद के सामने भी यही सिचुएशन थी। उसे इस बात का सुकून था कि वो लाश उसकी बेटी की नहीं थी और उम्मीद थी कि वो जिंदा होगी, लेकिन जो मारी गई थी वो भी तो किसी न किसी की बेटी थी। उस माता पिता का दुख वो समझता था, लेकिन उसकी अपनी बेटी अब भी गायब थी, इसलिए वो डरा हुआ भी था। पुलिस की सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल का कोई सुराग नहीं मिला। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि इन सारी हत्याओं के पीछे कोई सीरियल किलर था या कोई पर्सनल एंगल।
तुम यहाँ? बेटा तुम अपनी दोस्त खुशी से मिलोगी? आपको मालूम है खुशी कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है खुशी कहाँ है। हाँ तो अभी चलो ना अंकल, मुझे खुशी से मिलना है। रुकिए, मैं अभी अम्मा को बताऊंगी। नहीं, ये बात हमें किसी को नहीं बताना, सीक्रेट है। पर अगर मैं अम्मा को नहीं बताऊंगी ना अंकल, तो वो परेशान हो जाएंगी कि मैं कहाँ चली गई। देखो, ये सीक्रेट हमें किसी को नहीं बताना। अच्छा एक काम करो, जब खुशी से मिलोगी ना उसके बाद बता देना, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। किसी को नहीं बताओगी ना? हाँ। ठीक है, एक काम करो, ना जो गेट है ना उसके बाहर एक मोड़ है, उसके आगे एक सिग्नल है, वहाँ पे एक टेम्पो है, वहाँ पे आ जाओ। और याद रखो, अगर ये प्रॉमिस तुम तोड़ोगी ना तो खुशी से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे खुशी से मिलना है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। मैं भी साइकिल रख के आती हूँ। मैम, अवनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसके हाथ की नस काटी गई थी और ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मैम, पिछले 2 केसेस में भी ऐसा ही हुआ था और उसका मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को किसी दूसरी जगह ले जाकर डंप कर दिया गया। ये तीनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। हो सकता है ये सब एक ही इंसान ने किया हो और खुशी को भी उसी ने किडनैप किया हो सकता है मैम। और ये देखिए मैम, अवनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके राइट हैंड में रेड कलर का पेंट मिला था, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में यूज होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अवनी का मर्डर 1 अप्रैल को हुआ था और बॉडी हमें 7 अप्रैल को मिली थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए ये क्लू मिला है। मैम, हो सकता है कि ये पेंट उस गाड़ी का हो जिससे अवनी को किडनैप किया गया हो, या फिर उस गाड़ी का हो जिससे अवनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया हो। एक काम करा, ये जितने भी गराज है गाड़ियाँ पेंट करवाने वाले, सब में इंक्वायरी करो। 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच किस किसने अपनी गाड़ी को रेड पेंट करवाया है, और ये सब जल्द से जल्द होना चाहिए, शायद हम खुशी को बचा पाए। ठीक है मैम। बेटा, तूने परी को कहीं देखा है? नहीं आंटी, नहीं। तूने देखा? नहीं आंटी, नहीं। परी, परी, वॉचमैन, वॉचमैन, तुमने परी को कहीं देखा? हाँ अभी तो गई हो, थोड़ी देर पहले रेड कलर का ड्रेस पहना था। हाँ 15-20 मिनट हुए से गए हुए। तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? माहौल पता है ना कैसा चल रहा है? नहीं मुझे लगा। क्या लगा? देखो, मेरी परी को कुछ हो गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ गई, कहाँ ढूंढूं उसे? परी। क्या वो पाटनकर? सर, इन तीनों बच्चों के केस में मेरे पास एक जानकारी है, पता नहीं शायद ये काम की है या नहीं। क्या जानकारी बताओ। 16 फरवरी को हीना का, 1 मार्च को रिया का और 1 अप्रैल को अवनी का मर्डर हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम से पता चला हमें। सर, मेरा एक बड़ा भाई है जो तंत्र साधना के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसी ने मुझे बताया कि ये तीनों तारीखें 26 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, इस दिन सिद्धि प्राप्ति का योग था। मतलब तुम कहना चाहते हो कि इन बच्चियों के मर्डर का कोई तांत्रिक कनेक्शन है? हाँ सर, हो सकता है। पाटनकर, एक काम करते हैं, आसपास के जितने बाबा और तांत्रिक हैं इन सबसे कड़ी पूछताछ करते हैं, इन्हीं में से कोई होगा। बच्चियों को मार के भाग रहा है। क्यों किया ये सब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं तो ये धंधा रोजी रोटी चलाने के लिए करता हूँ सर। सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ सर। तूने नहीं किया ये सब? नहीं सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर। लेकिन क्या? बोल वरना कपड़ा तोड़ दूंगा तेरा। लेकिन सर एक बाबा है सर, जब वो तीसरी लड़की की लाश मिली थी उसके अगले दिन वो खबर पेपर में आई थी सर, जब से वो अपनी दुकान बंद करके कोई गायब है। क्या नाम है उसका? कौन है वो? कहाँ रहता है? सर वो यही मलाड में रहता है। उसे वहाँ पे सब बाबा त्रिलोकी के नाम से जानते हैं सर, पर हमें पता है वो 1 नंबर का फ्रॉड बाबा है। मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए।
आनंद नहीं किया ये सब। आखिर उसने परी को गायब करके बदला ले लिया ना उसका। देखिए आप शांत रहिए, हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं आप? मुझे वहां खुला घूम रहा है और आप बच्चियों की लाशें ढूंढ पा रहे हैं बस। बालक शांत हो जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। मैडम हम बस यही कह रहे हैं कि आप आनंद की सख्ती से पूछताछ कीजिए, क्योंकि हमें शक है कि हो ना हो परी को उसी ने गायब कर रखा है। अरे सुनो। हाँ सर। ये इसके घर पे ताला कब से बंद है? सब 2 दिन से बंद है ताला। दामले सर, एक काम करा, इसकी फोटो खींच के सारे थाने में सर्कुलेट करो। ओके सर। देखते हैं कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है ये। चलो। बेटी को खोने का दुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूँ। भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। पर यह भी तो सच है कि आपने परी को जलाने की कोशिश की थी। परी के जरिए उसके माँ बाप को तकलीफ देना चाहते थे आप? हाँ मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उसके लिए मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। और आप मुझ पर यूं शक मत करिए। बस किसी भी तरह परी और खुशी को ढूंढ निकालिए प्लीज। तावड़े, मुझे नहीं लगता है कि आनंद का कोई हाथ है परी के गायब होने के पीछे। इस केस में भी कोई पर्सनल एंगल सामने नहीं आ रहा है। यस मैम, मुझे भी यही लगता है। लेकिन मैम आप पाटंकर ने जो तांत्रिक वाला एंगल बताया है उससे तो ऐसा लगता है कि कोई एक ही शख्स है। मुझे भी सीरियल किलिंग का केस लगता है और उसी क्रिमिनल ने अगर परी को गायब किया है तो इसका मतलब है शायद खुशी अब तक। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। ठीक है ठीक है मैम, एक गुड न्यूज है। बाबा त्रिलोकी पकड़ा गया। वसई पुलिस ने पकड़ा उसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। इतना मारो इसे, सारी तंत्र विद्या भूल जाएगा। और अगर नहीं बोलता है इसे बोलने लायक मत छोड़ो। नहीं साहब। ए, बोल, उसने दुकान बंद करके भागा क्यों था तू? वो तो आप लोगों के डर से मैम, ताकि आप मेरे पास ना पहुंच जाए। तेरे डर की वजह बोल। वो मोहन। कौन मोहन? वो मोहन 5 महीना पहले मेरे पास आया था। बाबा मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लो मरने से। घबरा मत बच्चा, तुम अभी मेरे दरबार में आए हो, मैं इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा। पर तुम्हारी समस्या क्या है ये तो बताओ। बाबा मेरे 2 जवान भाई 25 साल की उम्र में ही मर गए और मैं भी 23 साल का होने के बाद बहुत बीमार रहने लगा हूँ। इस वजह से मेरी बीवी भाग के चली गई है। बाबा अब आप ही बचा सकते हो मुझे। तुम्हारे ऊपर घने काल का साया है, उसी साये ने तुम्हारे दोनों भाई को खाया है। अब अगर तुमने इस पर जल्दी उपाय नहीं किया तुम भी। बाबा तो क्या करना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस काल की भूख को मिटाने के लिए तुम्हें बड़े जानवर की बलि देनी होगी और लगातार 3 दिन इसकी पूजा करनी होगी, तब जाके इस काल को शांति मिलेगी। तो जल्दी करो ना। ये काम जल्दी का नहीं है बच्चा, पैसों का है। इस काम के लिए 50,000 रुपये खर्च हो। 50,000? बाबा इतना पैसा नहीं मेरे पास। तो फिर मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर लो। अब कोई दूसरा उपाय कम खर्चे वाला? दूसरा उपाय भी है, पर उसमें खर्च कम खतरा ज्यादा है। बाबा मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें 5 कच्ची कन्याओं का 5 काल मुहूर्त की रात उनका रक्त पीना होगा, तब जाके ये शांत होगा। फिर 25 क्या 250 साल भी तुम नहीं मर पाओगे। बच्चियों की जान लेके कोई अमर होता है?
लोगों को मर्डर करना सिखा रहा है तू? नहीं मैडम, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसा कोई तंत्र ही नहीं होता है। तो फिर मोहन को ये सलाह क्यों दी? वो तो सब मैंने इसलिए दी कि वो ये मर्डर के डर से वो बच्चों को नहीं मारेगा और सीधा 50,000 रुपया मेरे पास लेकर आएगा। रहता कहाँ है मोहन? ये मेरे को नहीं मालूम। शक्ल याद है? हाँ, थोड़ी याद है। 5 महीना पहले आया था ना वो, तो थोड़ा याद है। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है। अंधविश्वास के जरिए इलाज नहीं, सिर्फ जुर्म होता है, शोषण होता है। किसी मासूम की जिंदगी को छीनकर अपनी जिंदगी को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा करने वाले अपराधी हैं और जो इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं वो भी इस जुर्म में भागीदार है। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन सारी वारदातों को मोहन ने ही अंजाम दिया है, लेकिन मोहन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था और मासूम परी किसी भी वक्त उसका शिकार बन सकती थी। पुलिस ने परी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हाँ साहब, पिछले दिनों एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था। 1 मिनट, मैं बिल बुक चेक कर लेता हूँ, आप आइए। हाँ सर, 1 अप्रैल को एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था। वो टेम्पो को इतने जल्दी में लेकर गया कि उसने पेंट को सूखने का समय भी नहीं दिया। उस टेम्पो का नंबर दो। जी साहब। सर ये टेम्पो मिला है, ये देखिए सर, खून के निशान, ये देखिए उंगलियों के निशान। जल्दी जल्दी सच बोल वरना और मार खाएगा। साहब वो लाल गाड़ी मेरी है साहब, मैंने 1 अप्रैल को साहब उसमें रेड कलर करवाया था साहब, पर साहब मैंने मर्डर किसी का नहीं किया साहब, यकीन करो साहब, मेरा झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। तो तू करता क्या है? मैडम पेट पालने के लिए आसपास के एरिया में न्यूज़पेपर सप्लाई करता हूँ। मैम यही वो कॉमन फैक्टर है, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सब की बिल्डिंग्स में न्यूज़पेपर सप्लाई करता है। सारी बिल्डिंगों में आना जाना है इसका। एक काम करो, त्रिलोकी बाबा और कार पेंट करने वालों को बुलाओ। ध्यान से देखो इसे, ये था ना वो? हाँ सर। अरे भाई मैंने क्या किया है? तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही तो आए थे मेरे गैरेज पे अपनी गाड़ी को कलर करवाने, वही तो मैंने साहब को बताया है। इसको देख, ये मोहन है? नहीं मैडम, ये वो आदमी नहीं है। साहब मोहन को मैं जानता हूँ। 1 अप्रैल को मेरी गाड़ी कलर कराने के लिए ले गया था वो इसकी दुकान पर, वहीं से वो गाड़ी ले गया है। हाँ, उस दिन गैरेज पर ये नहीं, दूसरा आदमी गाड़ी लेने के लिए आया था। अरे सुनो, ये टेम्पो का कलर अभी सूखा नहीं है, तुम इसको कल लेके जा। अरे भाई आज का भाड़ा दिया मैंने बद्री को और मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा हवा लगेगा सूख जाएगा यार। अरे बहुत जल्दी में हूँ। हाँ मैडम, मोहन ना कभी कभी मेरा टेम्पो किराए पे ले जाता है। कहाँ मिलेगा वो? मैम परी को कुछ पता चला? देखिए परी को हम ढूंढ लेंगे जल्दी। ये मोहन की माँ कहाँ है? अंदर काम कर रही है। तुम्हारा बेटा मोहन कहाँ है? क्या बात क्या है मैडम? अब सारी बात तो यही बताएंगी। इतना बड़ा कांड मोहन अकेले तो कर नहीं सकता है। क्या करती मैं? अपने 2 जवान बच्चों की मौत देखी तो आखिरी बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश तो करेगी ना माँ। इस तरह दूसरों के बच्चों की जिंदगी छीनकर मैं मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए मजबूर थी। मोहन ने मुझे कहा था कि सिद्धियों के दिन 5 बच्चों का खून पीने से उसकी जिंदगी बच जाएगी। तो जगह जगह जाके मैंने ऐसे बच्चों की तलाश ली जो हमारे झांसे में आ जाए। मैं बहुत सालों से इस एरिया में काम कर रही हूँ, सब जानते हैं मुझे, इसलिए किसी ने शक भी नहीं किया। और फिर तकलीफ तो बहुत हुई, पर अपने बेटे की जिंदगी के लालच में मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया था। उसे 5 बच्चों की जरूरत थी, 2 हुई थी, तीसरे की जरूरत थी। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। परी कहाँ है?
शायद मोहन के पास होगी। अपने बेटे के लिए जिस बच्ची को बचपन से पाला था उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे बहुत रोका। तुम यहाँ? हाँ, मैं वो माँ से मिलने आया था। अच्छा, अंदर काम कर। सुधा अम्मा, मोहन आया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख माँ, सिर्फ एक दिन रह गया सिद्धि योगा में और बाहर का माहौल पूरा टाइट है। अगर कोई बच्ची से बात भी कर रहा है ना तो लोग उस पर भी शक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तू बस वो परी को दे दे, नहीं तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई परी का नाम लेने की? तू सोच भी कैसे सकता है परी के बारे में? देख, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। देख माँ, और कोई चारा नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही है? मेरी जिंदगी का सवाल है, करना। मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तू जा यहाँ से, तू जा जा जा, तू, मैं देखती हूँ। जब परी गायब हुई तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं क्या कहती? ये सब मेरा बेटा कर रहा है और मैं उसका साथ दे रही हूँ। मैडम, आज ही सिद्धि योग का दिन है। मुझे लगता है मोहन आज ही रात परी को मारने की कोशिश करेगा। मोहन का है, बता। गाड़ी जल्दी भगाओ। तावड़े, पहले किसी भी लड़की को बचा नहीं पाए हम, परी को किसी भी हाल में बचाना है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीना था। इतने जल्दी कौन मरना चाहेगा? किसी भी पखंडी कहने पे किसी का खून पी जाएगा तू? खून पीने से अगर लोगों की जिंदगी बढ़ने लग गई तो लोग एक दूसरे का खून पिएंगे। और अब तो मरेगा तू। तेरे पापों का घड़ा तो अवनी के मौत से ही भर गया था, और अब अमर होके क्या करेगा तू? अब तो जेल में सड़ेगा। और तू अपने बच्चे को माँ अच्छा इंसान बनाना चाहती है, और तूने अपने बेटे को क्रिमिनल बनाया। तुझे तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। मोहन के अमर होने की चाह अज्ञानता और अंधविश्वास की देन थी, जिसके परिणाम अक्सर भयावह ही होते हैं। अपने बच्चे के अंधे प्यार में जो सुधा कर रही थी, उससे उसकी आयु तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उसका अंत जेल ही होना था, ये तय था। अपने बेटे मोहन के लिए सुधा ने 4-4 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी, और आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस केस में शिकार हुए सभी बच्चे वो थे जिनकी बेचैनी को उनके घर पर कोई समझ नहीं रहा था। अपने बच्चों के मन को सुने, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार बच्चे अपनी अभिव्यक्ति के लिए गलत संगत में पड़ जाते हैं, और यही हुआ था इन बच्चियों के साथ। भैया, आपको मालूम है ना, मैं तीखा खाती हूँ, मीठा नहीं। हाँ भैया, मीठा मैं खाती हूँ, उसको सिर्फ तीखा दो आप। सॉरी मैडम, गलती हो गया। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या मैडम, आप भी पोप का बोल के पपलू बना रहे हो ना मेरा? ये देख,
चाची जी मैं बस मजाक। ठीक है जल्दी से चाय पियो और रेडी होकर बाहर आ जाओ। तुम्हारे चाचा जी को तुमसे बात करनी है। तुम दोनों सगी बहनें नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम सगी नहीं हो। पापा रिश्ता कोई भी हो, बट रिश्ता विदाउट दोस्ती इज नथिंग। अब जैसे मेरे लिए आप पापा ही नहीं दोस्त भी हो, वैसे मेरे लिए वंदना भी है। वंदना, कल तुम्हारी अपनी मम्मी और मामा से बात हुई थी ना? हाँ चाची जी, मम्मी से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? ऐसे नॉर्मल बात हुई। अब मम्मी वंदना यही रहेगी, वो बीटेक के बाद हम एमटेक भी साथ नहीं करेंगे। तुम चुप रहोगी? मानती अभी फिलहाल तुम लोग कॉलेज जाओ, हम शाम को बात करेंगे ना। शाम को बात करेंगे। जाओ। वंदना सच सच बता, कल ताई जी से तेरी क्या बात हुई थी? अदिति मुझे आज ही घर बुला रही है। मैंने कहा कि आज कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन है, इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकती। अदिति वो चाहती है मैं शिफ्ट हो जाऊँ और उनकी और मामा जी के साथ रहो। नो वेज, तू यही रही। अगर ताई जी का तेरे बिना मन नहीं लगता ना, तो उनको भी यहाँ बुला ले। Aditi, I love you. I love you so much. अदिति क्या हुआ? ये देख। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इस तरफ देखो। अदिति नहीं, इसके मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। हम ना घर जाते और चाचा जी को सब कुछ बताते हैं। The number you have called is currently switched off. सर मैंने ही फोन किया था आपको, यही किडनैपिंग हुई है। हाँ सर, हम लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन चारों में से एक के पास गन थी। ये देखिए सर वीडियो। ब्लैक स्कॉर्पियो, लास्ट डिजिट 7R। सेक्टर 22 से 143 पे किडनैपिंग हुई है। ग्रेटर नोएडा की तरफ निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो। राइट सर। नहीं सर, पहचानते तो नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर इन लड़कियों को इस गोलगप्पे वाले के पास खाते हुए देखा है। ये गोलगप्पे वाला कहाँ है? अभी तक तो यहीं था सर। सिंह, पता करो गोलगप्पे वाला कहाँ है। ओके सर। 2 लड़कियों को ब्लैक स्कॉर्पियो में किडनैप किया गया। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। हेलो, आई रिपीट लास्ट डिजिट 7R ब्लैक स्कॉर्पियो। आगे सीट लो, फास्ट। जल्दी आगे ले लो। किसी भी पल वो बलात्कार का, हत्या का शिकार हो सकती थी। उनके अपहरण का मंजर एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया, एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। इस वायरल वीडियो ने पुलिस और प्रशासन दोनों को सकते में डाल दिया था और इस केस की कमान तुरंत नोएडा के एसएसपी को सौंप दी गई और दोनों लड़कियों को सही सलामत बचाने की अफरा तफरी के बीच अपहरणकर्ताओं को भी इस वायरल वीडियो की खबर मिल गई। जैन सर, सेक्टर 22 के किडनैपिंग केस का क्या स्टेटस है? सर ग्रेटर नोएडा और दादरी की सभी पेट्रोलिंग टीम्स अलर्ट पे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वीडियो वायरल हो चुका है।
ग्रेटर नोएडा और दादरी नहीं, हापुड़ तक अलर्ट भेजो और दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास जितने भी चेक पोस्ट हैं सबके सब सील कर दो। ये काम किसी गैंग का लगता है। ये किडनैपर्स व्हीकल चेंज करके डायरेक्शन चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है ये ब्लैक स्कॉर्पियो जो है ये भी चोरी की हो सकती है। लेकिन सर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दादरी के सभी पुलिस स्टेशन में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी होने की कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं दिल्ली की पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। तब तक तुम पूरी कोशिश करो ये पता लगाने की कि ये लड़कियां कौन है। शायद उनके पेरेंट्स से बात करके किडनैपर्स की कोई लीड मिल सके। जी सर। मालती, मालती। अरे कहाँ थे आप? हाँ, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? अरे यार दुकान पे भूल आया। एक काम कर, तू जल्दी खाना लगा, मुझे तुरंत वापस जा। अरे पहले अदिति का पता करो। 2:45 बज गए, लड़कियां घर नहीं आई है। अदिति का भी फोन नहीं लग रहा और नहीं वंदना का। रजनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या? हेलो, गाड़ी का लास्ट नंबर 7 आ रहा है। दिल्ली के किसी भी थाने में ब्लैक स्कॉर्पियो की चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिएगा। श्योर सर। अभी तक ब्लैक स्कॉर्पियो देखे जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग टीम अलर्ट है। पुलिस इन्फॉर्मर से यह भी पता लगाने की कोशिश करो कि किडनैपर्स किस गैंग के हो सकते हैं। राइट सर। बाइक का नंबर नोट करना, UP-XX-102P। मुझे लगता है कि वीडियो में जो लड़का उस स्कॉर्पियो के पीछे गया वो जरूर उन किडनैपर के गैंग से ताल्लुक रखता है। ये काम जरूर उस कमीने हरिओम का होगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। The number you have dialed is busy. Please try later. हाँ बोलो सिंह। सर, वो गोलगप्पे वाला मिल गया है। सर अभी तक किसी भी सिग्नल पे ना कोई स्कॉर्पियो कैप्चर हुई है ना कोई बाइक। सर हो सकता है वो लोग बाईपास से दादरी रोड की तरफ निकले होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पेट्रोलिंग टीम ने हमें कोई अपडेट नहीं दिया है। लगता है उन्हें इस वायरल वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता चल गया है और शायद वो ग्रेटर नोएडा और दादरी के बीच में कहीं छिपे हो, या फिर चुनिया के जंगल वाले रास्ते से वो हापुड़ का बाय रूट ले रहा हो। एक पेट्रोल टीम ग्रेटर नोएडा से इस रास्ते पर भेजो और दूसरी हापुड़ रोड से। हो सकता है कि इन रास्तों पर पड़ने वाले गांव में वो छुपने का प्लान बना रहे हो। जो वायरल वीडियो ने पहले ही ऐसी की तैसी कर रखी है और तुम लोगों ने लेने और देने के सिवा कुछ ना सूझा। वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड पे जाओ। आई रिपीट, वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड। राम राम सुबोध जी। अरे भाई, इस गिरे हुए को कैसे याद कर लिया आज? ये तूने अच्छा नहीं किया हरिओम। अरे बुरा तो आप चाहते हो हमारा और उल्टा हमें कोस रहे हो। अब कोसूंगा नहीं, थाने जाऊंगा और तेरी सारी नेतागिरी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सुबोध नहीं। सब माना कि वो दोनों लड़कियां अक्सर मेरे यहाँ गोलगप्पे खाने आती है, लेकिन हम ना उनका नाम जानते हैं नहीं पता। ये जो लड़का है इसे पहचानते हो? हाँ साहब, उन लड़कियों के साथ 1-2 बार देखा है मैंने इसे। सर, बाइक कीर्ति यादव के नाम सेक्टर 27 का इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और ये इसका नंबर है। नंबर बोलो। 8285-48017। The number you have called is currently switched off. कीर्ति यादव, फ्लैट नंबर 16, सेक्टर 27, नोएडा। सर आपका मैसेज मिला। ये कीर्ति यादव का एड्रेस है, वही बाइक वाला लड़का जो स्कॉर्पियो के पीछे गया था। तुम इसके घर जाओ। ओके सर। सेक्टर 27, क्विक। सर सर, जिन लड़कियों का किडनैप हुआ उनमें से एक के फादर ने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया था। दूसरी लड़की भी उन्हीं के साथ रहती है। जय हिंद सर।
लड़कियों की पहचान हो गई है। सेक्टर 22 में जाओ और उनके परिवार वालों से मिलो। एड्रेस मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें। ओके सर। कीर्ति यादव यही रहता है? जी सर, वो मेरा रूममेट है। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं सर। हमें घर की तलाशी लेनी है। सर वो इस लड़की के लिए पागल था, प्यार करता है इससे, लेकिन ये लड़की उसे पसंद नहीं करती। फिर भी कीर्ति उसके पीछे ही पड़ा रहता है। कल तो सर इसने हद ही कर दी। नहीं सर, इस लड़के के बारे में अदिति ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें तो शक है कि किडनैपिंग वंदना के मामा हरिओम ने कराई है। वंदना के मामा? लेकिन वंदना तो आपकी भतीजी है। तो फिर उसके मामा वंदना और आपकी बेटी अदिति को क्यों किडनैप करवाएंगे? सर, वंदना के पिता यानी मेरे बड़े भाई पहले गांव में रहते थे। 5 साल पहले मैं उन्हें, सावित्री भाभी और वंदना को अपने साथ यहाँ शहर में ले आया। 1 साल पहले भाई साहब का देहांत हो गया। भाभी तो अपने भाई हरिओम के घर चली गई और वंदना को हमारे साथ यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया। पर अचानक भाभी के भाई ने उन्हें भड़का दिया कि वो मेरे घर में हिस्सा मांगे। भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश भैया का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। अरे क्या पता मेरे जीजा जी के साथ कोई चाल चली हो आपने। जीत जी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर। धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जेठानी जी, शुक्र मनाइए कि हम वंदना की पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का खर्चा नहीं मांग रहे। हाथ का दिया आप तो गले ही पड़ गई। मालती, जबान संभाल के बात कर। बस भाभी, जब तक भैया थे ना तब तक हमारा रिश्ता था, लेकिन अब सब खत्म। निकले अपने गुंडे भाई को लेकर यहाँ से। चले चल, और वंदना को भी लेकर जाइए। चल, किसी बात कर रहा तू? चल सुबोध, निकल। ठीक ना कर रहा तू। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तू चल। अरे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तेरे को। छोड़ू। उसने अदिति के साथ वंदना को भी किडनैप करवाया ताकि उस पर किसी को शक न हो। ये वंदना के मामा का नाम क्या है? हरिओम भागीरथ, दादरी में रहता है। वहाँ के विधायक का बाहुबली है। दरोगा जी, उस सुबोध का तो दिमाग खराब हो गया है। अब आप ही सोचिए, उसकी बेटी के साथ भला मैं अपनी भांजी को क्यों किडनैप करवाऊंगा? हो सकता है इसमें भी कोई चाल हो आपकी। कोई चाल ना है दरोगा जी। देखिए, मैं तो खुद नेताजी को बोलकर डीआईजी साहब को फोन करवा रहा था ताकि मेरी भांजी सही सलामत मिल जाए। डीआईजी साहब का तो पता नहीं, लेकिन मौका लगा तो बहुत जल्द एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है आपकी। अदिति के फादर को वंदना के मामा पर शक था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इस किडनैपिंग में कीर्ति की भागीदारी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर शक और संकेत को 2 और 2 4 करके जोड़ रही थी। भले ही हरिओम भागीरथ मना करे, लेकिन आदिति के पेरेंट्स के शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम उस पर नजर रखो। मैंने उसका फोन सर्वेलेंस में डाल दिया है। जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड्स आएंगे, वी विल फिगर आउट कि उसके किडनैपर से क्या लिंक है। जी मल्होत्रा जी। सहाय, तुम जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के बारे में पूछ रहे थे, उसकी एक इंफॉर्मेशन मिली है। सांगवान, ये उन 4 किडनैपर्स में से हो सकता है। सभी पेट्रोलिंग टीम को भेजो और पता लगाओ कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। राइट सर। सर, कीर्ति यादव का फोन आधे घंटे पहले दादरी के बिस्ला गांव में बंद हुआ था। पुलिस कीर्ति की फोन लोकेशन के जरिए किडनैपर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पुलिस को दिशा तो दी, लेकिन अपराध की फेहरिस्त बढ़ गई। रुक रुक रुक। क्या हुआ? ये बाइक कीर्ति यादव की तो नहीं लगती, नंबर अलग है। सिंह, यहाँ खून है। यहाँ कोई ना कोई कांड तो हुआ है, लेकिन ये कांड लड़कियों की किडनैपिंग से रिलेटेड है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। एक काम करो, आसपास सर्च करो। ओके।
से कंप्लेन करके तूने अच्छा नहीं किया सुबोध। क्यों? डर लग रहा है? तू समझ नहीं रहा है? अरे अदिति के साथ हमारी वंदना भी किडनैप हुई है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? अरे थू है तेरे जैसे आदमी पर। मुझसे बदला लेने के लिए अपनी भांजी को उठवा लिया। अगर मेरी अदिति को कुछ हुआ ना तो तू और तेरी बहन जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझ ले। तू मुझे पपलू समझता है? पपलू समझता है मुझे? तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। जो करना है कर ले जो करना है। पुलिस को जिस गांव में एएसआई चौहान की लाश मिली उसके आसपास उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्हें एक महत्वपूर्ण लीड मिली। ये तो कीर्ति की बाइक है। अलर्ट। संभल के, उनके पास भी गन्स है। सब इंस्पेक्टर विनय की लाश मिलने के बाद पुलिस जिस डेड एंड पर पहुंची वहां अचानक उन्हें अपराध के नए सिरे नजर आने लगे। जिसे इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था वो खुद हत्या का शिकार बन चुका था। उसकी हत्या क्यों हुई, इन सवालों में अदिति और वंदना तक पहुंचने के रास्ते ढूंढे जा रहे थे। पांडे, मैंने कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो उसे किडनैपर से कनेक्ट करे। लेकिन इतना साफ है कि वो उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा होगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कीर्ति अदिति के प्यार में पागल था इसलिए किडनैपर्स के पीछे गया उसे बचाने के लिए? पांडे, कहानी कुछ भी हो सकती है। तुम बस इतना पता करो कि वो जगह किसकी है जहां कीर्ति की लाश मिली थी। जी सर। सर ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी करने वाले का है जो स्केच सामने आया है, इसका नाम वीरेंद्र खत्री। ये वीरेंद्र खत्री एक लूट केस में जेल भी जा चुका है। करिया गांव का रहने वाला है। मैंने इंस्पेक्टर बिष्ट को इसके गांव का पता एसएमएस कर दिया सर। साहब, जब से वो जेल से छूटा तब से घर नहीं आया है वो। 2 लड़कियां किडनैप और 2 मर्डर करके फरार है आपका बेटा। अगर झूठ बोला तो आपको भी क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में जेल हो सकती है। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं वो कहाँ है। हम तो खुद परेशान है उसकी इन हरकतों से। जब से उस हितेश बलियान से दोस्ती हुई है तब से हमारे हाथों से हमारा लड़का निकल गया। हितेश बलियान? हितेश बलियान? ये किडनैपिंग हितेश बलियान गैंग ने की? सर 6 महीने से अंडरग्राउंड है वो। मैंने अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दिया। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अपडेट करता हूँ आपको। हाँ पांडे बोलो। सर बिस्ला गांव में जिस जगह कीर्ति यादव की लाश मिली थी वो हरिओम भागीरथ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे आखिर बात क्या? 1 मिनट सुनिए बताइए सर। अरे साहब सुनिए, साहब एक फोन तो करने दीजिए। बात करेंगे थाने में करेंगे। अरे साहब सुनिए, अरे बात क्या? अरे साहब साहब, जब से हितेश बलियान ब्लैकलिस्टेड हुआ तभी से मैंने उसे बॉयकॉट कर दिया है और सब मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें हितेश बलियान के साथ साथ उस सुबोध का भी हाथ है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहे हो? साहब ये सुबोध बड़ा घुन्ना आदमी है। मेरी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़े इसलिए मुझे फंसा रहा है। जरूर सुबोध के बेटे ने उस हितेश बलियान को हायर किया होगा और साहब अदिति को इसलिए उठवाया ताकि वो लोग ना फंसे। सुबोध का बेटा? हाँ साहब, केशव नाम है उसका। हफ्ते भर पहले उसने मुझे धमकी भी दी थी फोन पे। ज्यादा हिस्सा करके मेरे पापा को परेशान मत कर। तू किसी का भी बाहुबली होगा लेकिन मैं अपनी पे आ गया ना तेरी बल्लियां उखाड़ दूंगा, समझा? साहब ये केशव और उसकी भाग की चाल है। पहले आपको मेरे खिलाफ भड़काया और फिर मेरे जगह पर लाश फेंकवा कर मुझे फंसा रहे हैं। साहब देखिए मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए साहब। वो सरासर झूठ बोल रहा है सर। हमारा बेटा केशव तो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ हॉस्टल में रहता है और वो अदिति ही नहीं वंदना को भी अपनी सगी बहन समझता है। सर सुबोध के बेटे केशव का फोन बंद आ रहा है। सांगवान, अगर हरिओम की भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट होती तो वो लाश अपने बिस्ला वाले घर में क्यों रखवाता? सर हितेश बलियान और हरिओम भागीरथ में पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। सर हो सकता है सुबोध के बेटे ने हितेश बलियान को उसके खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया।
एक नंबर नोट करो, 9576456693। ये नंबर केशव शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगले 15 मिनट में मुझे इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। सर ये लोग पहले हितेश बलियान गैंग से जुड़े थे सर। ये 1, 2 और 3 ये लोग तो अंदर है, बाकी बचे 2। इनमें से ये विनय है सर। इसका गांव परसोनी में पड़ता है, जो बिस्ला से ज्यादा दूर नहीं है सर। हो सकता है हितेश बलियान गैंग अदिति और वंदना को परसोनी गांव ले गए हो। ठीक है सर, मैं तुरंत परसौनी गांव पहुंचता हूं। परसौनी गांव जल्दी। सर केशव के फोन से इस नंबर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी सर। मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये नंबर सोनम गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। नोएडा सेक्टर 7 का एड्रेस दिया है सर। जी साहब, सोनम मेरी बेटी है। कल से वो लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये सोनम गुप्ता और केशव शर्मा का फोन कल रात एक ही साथ बंद हुआ था। सोनम और केशव एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद केशव चला गया चंडीगढ़ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था साहब कि स्कूल के बाद भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में थे। और एक रोज अचानक सोनम उसे घर पे लेके आई। मम्मी, ये केशव है। साहब, सोनम केशव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं था, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन साहब, वो केशव मेरी बेटी को भगा के ले गया। अभी कहाँ है आपका बेटा? साहब, मेरा बेटा तो कल से अपनी बहन को ढूंढने गया है। उसका मोबाइल नंबर? जी साहब। नाइन 8760987। संजय नाम है ना इसका? हाँ सर, इसकी माँ बोल रही है कि कल रात से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकला है और अभी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। सर संजय गुप्ता का फोन भी परसोनी में एक्टिव है। सर हम 5 मिनट में परसौनी गांव पहुंच जाएंगे। वंदना और अदिति के अपहरण के ठीक 7 घंटे बाद ही उन्हें सही सलामत बचा लिया गया। यूपी पुलिस के जज्बे और सफलता के लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। लेकिन अपराध की यह घटना कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे को तैसा सिखाने की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ अपराध को ही जन्म देती है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज का यह केस बड़ा ही अनोखा है, जहां कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास ना तो कोई ठोस सुराग था और ना ही कोई ठोस दलील। इस पेचीदा केस को सुलझाने में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। सांपों का जहर इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मारा जाए। काय रे, होत आहे का? अन भाई, हाँ बस तू अंदर सांभाळून जा। बटन चालू करा। वाह, हो गया आनंद भाई। हाँ, अपना काम हो गया। इधर। अरे आनंद दादा, अरे आई बाबा की शादी की सालगिरह है, ऐसे काम के पैसे थोड़ी लूंगा। नहीं नहीं, ये तो
साहब बड़े साहब कुटे हैं तिकड़े साहब माँ जी कंप्लेन लिखून घ्या मेरे घर में चोरी हुई है। बसा। हाँ साफ साफ बोलो क्या चोरी हुआ है? वो साहब मेरे घर से बोला सांप चोरी हुई है। क्या सांप घर से? ये घर में सांप क्या कर रहे थे? साहब मैं एक सर्प मित्र है। सांपों के बारे में लोगों के मन में काफी गलतफहमियां होती हैं, जिस वजह से काफी सांप बेवजह मारे जाते हैं। मैं उनकी जान बचाने की कोशिश करता हूँ साहब। आज तक 30,000 से ज्यादा सांपों की जिंदगी बचाई है मैंने साहब। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सांप को घर में क्यों रख रहे हो? कोई गलत इरादा तो नहीं है? अरे नहीं साहब, कोई गलत इरादा नहीं है। मैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्नेक कैंप्स करता हूँ। तो भाइयों, सांपों के बारे में हम सबको बहुत सारी गलतफहमियां होती है कि सांप काट देते हैं, सांप इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। सांप इंसान के दोस्त होते हैं, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको तकलीफ ना पहुंचाए। हमारे देश में कई प्रकार के सांप मिलते हैं, उसमें से एक प्रजाति है नाग, किंग कोबरा। इनका जहर बहुत तेज होता है, लेकिन ये कभी भी पहला हमला नहीं करता। सांपों को खोजना, उन्हें जंगल में छोड़ना मेरा काम है, लेकिन ये मामला चोरी का है, तो आपकी मदद चाहिए मुझे। ये सांप विषारी होते का? मुझे ज्यादातर घर में रहने वाले सांप विषारी नहीं होते, पर वो सालवी क्या वो? सर इनके घर पे चोरी हुई है, वो भी सांप। सांप? साफ साफ बताओ क्या माजरा है? साहब मैं एक सर्प मित्र हूँ। पिछले हफ्ते शास्त्री नगर से मैंने 4 सांप पकड़े थे। वैसे तो जहरीले सांप मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देता हूँ या उन्हें इन्फॉर्म करके मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। आपकी बार मैं इन्फॉर्म कर दिया था उनको, पर थकान की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया सर। कौन से सांप थे? नाग होते साहब। कैसे हुई चोरी? सर मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था, तो घर वापस लौटा तो देखा तो ताला टूटा हुआ था सर। देखो ये ताला कैसे टूटा? हम तो दरवाजे बंद करके गए थे। क्या? घर तो ठीक ठाक सा है। मेरे सांप नहीं ना, मेरे चारों सांप। अरे ये सब सांप मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना था। घर से कुछ और भी चोरी हुआ है? नहीं साहब, सिर्फ 4 सांप। आई बाबा, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो। वाह वाह, नमस्कार पटेल साहब, अभिनंदन। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स मिसेस पाटील। अच्छे लग रहे एकदम लक्ष्मी नारायणाचा जोडा दिसतो बरं का? हो लक्ष्मी से यार, अरे एक लक्ष्मी सामने, लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, गिफ्ट नहीं लाई तू? नहीं लाई? सॉरी मिसेस पाटिल, नो गिफ्ट। वैसे भी ये हमारे छोटे मोटे गिफ्ट से आपको कहाँ तसल्ली मिलेगी, कहाँ पसंद आएंगे हैं? हमारा बड़ा गिफ्ट तो आपने हमसे छीन लिया, हमारे बाबा छीन लेना। ये चोरी सच में हुई है या तुमने ही कुछ करवाया? क्या बोलता तुम्ही? मैं अपने घर में चोरी कराऊंगा क्या? 4 जहरीले सांप पकड़ के तुम घर लाते हो, फिर लापरवाही में उन्हें घर छोड़कर पिक्चर देखने चले जाते हो, और चोरी हो जाती है। सांप का है? तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है इन सांपों के बारे में? सर मैं, मेरी बीवी नैना, मेरा बेटा राहुल, मेरा छोटा भाई प्रदीप घर पे रहते हैं। चारों को सांपों के बारे में पता है साहब। लोगों की जिंदगी का सवाल है साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चलो हो सर, लौकर है सब। सर आइए सर, ये देखिए, बड़ी सफाई से ताला तोड़ा गया, किसी शातिर अपराधी का काम लगता है। सर आइए। साहब ये चारों सांप यहीं पर थे साहब। पता नहीं घर में कौन आया और सारे सांपों को ले गए सर। सालवी, पूरे घर की तलाशी लो। सर ये कौन? साहब
मेरा छोटा भाई प्रदीप है। ये जानता था सांपों के बारे में? नहीं सर। तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब वो एकदम बेकार आदमी है, भटक रहा होगा कहीं इधर उधर काम के बहाने। इसके पास घर की चाबी रहती है? नहीं साहब, हम नहीं देते उसे घर की चाबी। सर अंदर कुछ नहीं मिला। इस वक्त ये कहाँ होगा? साहब होगा पुराने खंडर में, यार दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होगा। सालवी फोटो लो। सर मेरा तो यार नसीब खराब है यार। दोबारा पट्टे मातो यार। सांप बेच के आज जुए में पैसे उड़ा रहा है। कौन से सांप? साहब मुझे कुछ नहीं पता सांप के बारे में। देख, तेरे भाई दिलीप ने रिपोर्ट लिखाई है, उसके घर से सांप चोरी हुए, वो भी 4-4। अच्छे दाम मिले होंगे ना सांपों के? किसको बेचे सांप? तस्करी करता है सांपों की। साहब मैंने कोई सांप की चोरी नहीं की है। ये सांप की चोरी वाली बात तो मुझे आपसे पता चली है सर। दिन भर कहाँ था तू? दिन भर मैं शहर में था, काम ढूंढ रहा था सर। काम नहीं मिला तो फिर भटकते भटकते 2-2:30 बजे यहाँ पे आ गया साहब। जुआ खेलने? ये जो करते हुए तू पकड़ा गया ना, उसके लिए भी तुझे अंदर डाल सकता हूँ मैं? नको साहब, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा साहब, सच कह रहा हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। हमारे देश में सांपों को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं श्रद्धा से इन्हें पूजा जाता है तो कहीं अंधश्रद्धा के घेरे में जकड़ा जाता है। पर बावजूद इसके स्नेक बाइट से मरने वालों में लगभग 50% मौतें हमारे ही देश में होती हैं। शायद इसी वजह से रिहायशी इलाकों में सांपों को देखते ही लोग उन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। हमारे देश में मिलने वाली सांपों की अनेक प्रजातियों में से सिर्फ 4 जहरीली हैं। लेकिन सांपों को मारना भी जुर्म है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्राइम और ह्यूमन लाइफ को छोड़कर सांपों के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इसकी वजह है हमारा आज का यह अजीबोगरीब केस। सांपों को हथियार बनाकर खेला गया कत्ल का ये केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सालवी, मुझे लगता है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। ताला किसी ने तोड़ा है और सांप किसी और ने उठाए हैं, क्योंकि 4-4 जहरीले सांप हैं। ये काम वही कर सकता है जो सांप पकड़ने में माहिर हो। चोरी दिन में हुई, किसी ने तो देखा होगा। घर में 4 जहरीले सांप है, ये सिर्फ दिलीप और उसकी फैमिली को पता था। तो अगर ये बात बाहर किसी को पता चलती है तो इन्हीं में से किसी के थ्रू होगी। सालविन के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और इस एरिया में जितने भी सपेरे हैं, सबसे पूछताछ करो। सर पड़ोसी तो है, लेकिन सांप के डर से इनके घर पे कोई आता नहीं है। सालवी, हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मामूली चोरी नहीं है। और हाँ, इस दिलीप पे भी नजर रखो, क्योंकि इस एरिया में वही एक सांपों का एक्सपर्ट है और हमारे शक के दायरे में भी। जी सर, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करता हूं। तुमचा अंदाजा बरोबर है, स्नेक बाइट। लगता है रात को ही मरा है। सर जिन सांपों की चोरी हुई थी, ये उनमें से किसी सांप का काम तो नहीं? हो सकता है। दिलीप का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर से कोई सांप छूट गया हो? सालवी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करो और उन्हें इस घटना की जानकारी दो। सर, कोई जानता है ये यहाँ कब से था? हाँ साहब, ये यहाँ पर 6-7 महीने से यहीं पर रहता था और इसका रोज झगड़ा गैरेज वाले के साथ होता था। सालवी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, वहीं से डिटेल्स पता चलेंगी। जहरीले सांपों की चोरी और इस भिखारी की मौत के बीच में क्या कोई कनेक्शन था? पुलिस इस केस में तुरंत कूद पड़ी, क्योंकि ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि जहरीले सांपों की चोरी थी, जिससे एक की मौत हो चुकी थी और आगे अभी न जाने क्या क्या होना बाकी था। आई बाबा, यही वो जगह है। अब ये पूरा प्लॉट हमारा होने वाला है। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे तू चल ना आमच्या बरोबर, तू कुठे जा रहा है? आई, ये दत्ता का प्लॉट है, वो यहीं पर आने वाला था लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। मैं उसे जरा गांव में देख कर आता हूँ। सालवी, पहले सांपों की चोरी, फिर 24 घंटे में एक आदमी की मौत। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। खैर, इस मरने वाले भिखारी की कोई डिटेल्स मिली? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। और फॉरेंसिक डॉक्टर से पता किया कि ये सांप कौन सी प्रजाति का है? सर बोल दिया है, शाम तक पता चल जाएगा। सालवी, जहरीले सांप खुले घूम रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते।
ये मौत एक इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल में खेल कोई और ही है। और हाँ, जिस दिन भिखारी की मौत हुई थी, दिलीप और प्रदीप की लोकेशंस का पता करो कि ये लोग कहाँ थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खबर कर दो। जहरीले सांप घूम रहे हैं, खतरा बढ़ सकता है। सर, रेनू प्लॉट कैसा लगा? बहुत अच्छा है दीनू, और कितना बड़ा भी है। पर अब अगर कोई पर होगा तो तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने के लिए, बाकी कोई पर नहीं। दुकान के मालिक तुम ही हो? हाँ जी। तूने ही मारा है ना उसे? मैंने तो सुना था कि वो सांप काटने से मरा है। सुना तो हमने भी बहुत कुछ तेरे बारे में, काफी पैंतरे आजमाए थे ना तूने उसे यहाँ से भगाने के लिए। हाँ, तकलीफ थी मुझे उससे। मेरे धंधे के आगे दिन रात पड़ा रहता था और गंदगी फैलाता था। बदबू के मारे साहब रहना मुश्किल हो गया था। तो मरवा दिया उसे, वो भी सांप से कटवा के। अच्छा हुआ साला मर गया, जान छूटी। तेरे दुकान के सामने उसकी मौत हुई है। तू हमारे शक के घेरे में है, हर पल तुझ पे हमारी नजर रहेगी। चलो। ये ले, ये तेरा टिफिन है और ये पानी की बोतल। अरे, सांप के काटने से भिखारी की मृत्यु? हाँ, ये देख, तेरे बाबा का नाम। आ गए आप, कहाँ थे? ये देखो, ये क्या लिखा है? और इसमें आपका नाम। बाबा, आपको पुलिस पकड़ लेगी? एक बस तू, मैंने क्या किया जो पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी? हाँ, तू स्कूल जा स्कूल, स्कूल लेके जा। बरोबर। चल, और संभल के जाना। हाँ हाँ, वापसी में लेके आऊंगा उसे। ठीक है। नर्स, नर्स प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरे आई बाबा वहाँ पे इमरजेंसी है, प्लीज। देखिए, इन दोनों पेशेंट्स को बहुत क्रिटिकल हालत में यहाँ लाया गया था। दिनकर पाटिल तो डेड ऑन अराइवल थे, उनकी पत्नी रेणुका, उनमें थोड़ी जान बाकी। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, ये स्नेक बाइट्स का अनयूजुअल केस है। एक और स्नेक बाइट केस? लेकिन ये अनयूजुअल है, ये एक्सीडेंटल स्नेक बाइट नहीं है, कुछ और ही है। देखिए, जनरली स्नेक बाइट हाथ या पैरों पे होता है। डॉक्टर साहब, कोई अंदाजा है कि कौन से सांप हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये नाग हो सकता है। मेरे घर से सांप चोरी हुई है। कौन से सांप थे? नाग होते साहब। और बाकी डिटेल्स तो हमें पोस्टमार्टम में मिल ही जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। पाटिल फैमिली से यहाँ कोई है क्या? जी सर, कहीं हम लोग ही। क्या हुआ था? सर, आई बाबा को प्लॉट पे अकेले छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों बहुत खुश थे और अचानक उन्हें सांपों ने काट लिया। ये आशा नहीं, मर्डर है। तुम्हारे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जब ये घटना हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं आई बाबा को प्लॉट पे छोड़कर दत्ता झुंडले से मिलने गया था। दत्ता उस प्लॉट का मालिक है। वो प्लॉट पे ही आने वाला था लेकिन आया नहीं, इसलिए मैं उसे ढूंढने गांव चला गया था। अच्छा, घर पे प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा का तो हर काम बहुत ही सटीक होता था। और सर, उन्होंने तो पहले ही प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर दिया था। घर में कौन कौन है? हम दो भाई, ये मेरी वाइफ हर्षा और ये मेरे छोटे भाई स्वानंद की वाइफ मनीषा। तुम्हारा पति कहाँ है? सर, वो बाबा ने दूसरी शादी की थी ना, तो उनका और रेणुका माँ का नहीं जमता था, तो वो नहीं आए। हमें मौका वारदात पे ले चलो। जी सर। वो वहां पर मैं जब आया तब आई बाबा यहीं पर मिले सर। वाकई दत्ता को ढूंढने गए थे या? सर, हम लोग सच्ची में दत्ता को ही ढूंढने गए थे।
नजर रखो इन दोनों। रेणुका जी के होश में आने के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी हो, है तो ये मर्डर का केस ही, जिसमें किसी चाकू या गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक सांप को हथियार बनाया गया, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा या तो दिलीप जैसा सर्प मित्र कर सकता है, या फिर कोई सपेरा। लेकिन सर, एक सर्प मित्र ऐसा क्यों करेगा? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है सालवी। दिलीप और उसके परिवार के लोकेशन डिटेल्स आए क्या? सर मंगवाए, शाम तक आ जाएंगे। पापा, वो स्कूल में टीचर बता रही थी कि उन सांपों ने और किसी को भी काट दिया। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सबके दुश्मन बन गए हैं? बेटा, दुश्मन सांप नहीं, इंसान ही इंसान का होता है। तो फिक्र मत करो, मैं उन सांपों को ढूंढ निकालूंगा। पर पापा, ऐसे सांपों को आप घर में ही क्यों लाए? सर, जमीन का मालिक दत्ता 2 दिन से लापता है, और ये भी पता चला है कि गांव का एक बिल्डर भरत देशमाने भी जमीन को खरीदना चाहता था। इसीलिए उसने दत्ता को धमकी भी दी थी कि जमीन किसी बाहर वाले को ना बेचे। सालवी, इस भरत देशमाने को थाने बुलाओ। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि दिलीप मोकाशी ने चोरी का झूठा केस दर्ज कराया था। मेरे घर से सांप चोरी हुई है। क्या? सिर्फ 4 सांप। और हो ना हो, वो ही इस सब में शामिल था। और इसके अलावा कोई करीबी है जिसने उसे इस्तेमाल किया था। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने और इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जमा करने में जुटी थी। उन्हें तलाश थी जमीन के मालिक दत्ता की। दत्ता के पीछे खबरियों को लगा दिया, जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नमस्कार साहब। देशमाने, भरत देशमाने नाम है मेरा। जमीन खरीदने का लालच इतना बढ़ गया था कि जमीन के मालिक दत्ता को गायब कर दिया और जमीन खरीदने वालों की जान ले ली। क्यों? 6 प्रोजेक्ट चालू है साहब मेरे। मुझे जमीन की इतनी जरूरत नहीं कि मैं उसके लिए किसी की जान ले लूं या किसी को गायब कर दूं। और रही बात धमकी की, तो मैंने उसे धमकाया नहीं था, समझाया था। फ्री में नहीं मांग रहा था जमीन, बाकायदा खरीद रहा था, वो भी अच्छे दाम देकर। ये एक मर्डर केस है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, शहर छोड़कर कहीं मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। और हाँ, कुछ मदद लगे तो जरूर याद करना। नमस्कार। कॉल रिकॉर्ड क्लीन होने का मतलब ये नहीं कि आदमी क्लीन है। नजर रखो इसको। एक एक आदमी से पूछताछ करो, पता करो क्या उस दिन कोई दूसरी गाड़ी भी गई थी उस तरफ। वैसे तो हमारे शक के दायरे में आनंद और सूर्य है, मगर फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए। पूरी फैमिली का रिकॉर्ड चेक करो। सर, पुलिस ने पाटिल परिवार के सभी सदस्यों पर कड़ी नजर रखी और एक एक पहलू की बारीकी से जांच की। सर, एक अहम सुराग हाथ लगा है। क्या? पूरे पाटिल फैमिली के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया। स्वानंद, उसकी पत्नी मनीषा और आनंद की पत्नी हर्षा, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। लेकिन आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर्प मित्र दिलीप मोकाशी का नंबर मिला है। सालवी, इस आनंद पे मुझे पहले से शक था। उठा के लाओ इसे। सर। सर्प मित्र दिलीप को कैसे जानते हो? सर, एक्चुअली हुआ यूं था कि एक बार हमारे कार में सांप घुस गया था, तो हमने दिलीप को ही बुलाया था। बाबा ने उसे खुश होकर इनाम भी देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। बोल रहा था कि अगर हेल्प ही करनी है तो उसे एक नया लैब ओपन करना था, उसके लिए हेल्प करें। तो लैब के लिए पैसे का लालच देकर दिलीप से ही अपने बाप को मरवा दिया तुमने? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर। क्या किया है, कैसे किया है, सब सामने आ जाएगा। दिलीप ला बोलवा। साहब, वो तो 2 दिन से घर नहीं लौटे। तुम्हें पता नहीं क्यों का? साहब गए होंगे हमेशा की तरह इधर उधर कहीं सांप को ढूंढते हुए। अगर घर लौटे या तुम्हें कांटेक्ट करे, फौरन थाने आके हमसे मिलने को बोलो। चलो। जी सर, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होंगे सर। ठीक। जैन सर। सर, दिलीप 2 दिन से घर नहीं आया। चल, मुझे लगता है ये कांड दिलीप और आनंद का ही किया हुआ है। हेलो, ठीक है सर, दत्ता का पता चल गया।
हट जाइए यहाँ से, हटिए हटिए। दिनकर पाटिल के मर्डर स्पॉट से थोड़ी ही दूर पर जमीन के मालिक दत्ता की लाश का मिलना एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। सर, दिलीप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमारी टीम उसे अब भी तलाश रही है। सांपों को बिल से निकालते निकालते क्या खुद भी किसी बिल में छुपकर बैठ गया? खैर, कब तक छुपेगा? रेणुका जी का क्या हाल है? सर, खतरा टल गया लेकिन अब तक होश नहीं है। और भारत देशपाल, उसकी कोई खबर? सर, उसके घर और ऑफिस में पूछताछ की, पता चला वो दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही आता है उठाकर उसको लेकर आओ। ये प्रॉपर्टी का मामला है, हम इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें किसी परिवार वाले का ही हाथ हो। पाटिल परिवार के हर मेंबर से अलग अलग पूछताछ करो, हर पहलू की जांच करो। सर एक हेलो, ठीक है सर। अस्पताल से फोन था, रेणुका जी को होश आ गया, उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है। भाई संभालिए अपने आप को। रेणुका जी, हमें अफसोस है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अब प्लीज हमें बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कौन लोग थे वो, क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या आपने कोई ऐसी बात महसूस की जो हमें उन तक पहुंचने में हमारी मदद करे? सब कुछ इतने जल्दी और अचानक हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमें ढूंढना है कि वो दोनों कौन थे। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं। सर, दत्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके मरने का दिन और वक्त वही था जब दिनकर पाटिल की मौत हुई थी। यही उम्मीद थी, वही सांप वही टाइमिंग। सर, पूरे पाटिल फैमिली की इंक्वायरी की है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें सामने आई। जैसे उस प्लॉट पे रेणुका जी का सपना था कि एक बड़ा सा इंटरनेशनल स्कूल बने, और वो सपना पूरा करने के लिए दिनकर जी अपनी पूरी पूंजी लगाने की सोच रहे थे। दो बेटे हैं, दौलत हाथ से न निकल जाए इसलिए बाप को मरवा दिया। इन दोनों भाइयों के बारे में क्या पता चला? सर, बड़ा बेटा आनंद बड़ा ही शातिर और समझदार, उसने अपने लिए एक अलग सा घर बना भी लिया। उसकी बीवी हर्षा बड़ी सीधी सादी। छोटा बेटा स्वानंद नशे का आदी, हमेशा नशे में धुत रहता है, अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। उसकी बीवी मनीषा, स्वानंद उसे हमेशा मारता पीटता है, इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। उठाओ सबको। सर, बाबा ने सारी प्लानिंग मुझसे बताकर ही की थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने घर के लोगों को ही स्कूल के ट्रस्टी बनाने का फैसला किया था। सर, बाबा का फैसला एकदम सही था। वो आई का सपना पूरा करना चाहते थे, उनके लिए स्कूल खोलना चाहते थे। वो सबके लिए एक जैसा सोचते थे सर। हमारे घर में हर कोई अपने बारे में सोचता था सर। बाबा मुझे हमेशा मारते थे, लेकिन वो भी क्या करते, मैं था ही नालायक बेटा। सर, मेरे पति दिल के खराब नहीं है, पर शराब की आदत ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया है कि हर रोज मारपीट की आदत हो चुकी है उनकी। बाबा की तो आदत ही थी सर, एक बार जो बात ठान लेते थे उसे वो पूरा करके ही मानते थे। भाई के सपने को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया था। मकसद तो नेक था, लेकिन सर किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अगर ये मर्डर है तो घर वालों में से कोई मर्डरर नहीं हो सकता। करना तो बहुत कुछ चाहता था सर मैं, लेकिन मेरे घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मेरे सपने चूर चूर करके बाबा उस बुढ़िया के सपने पूरे करने लगे। सर, सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। सर, ये सब नसीब का खेल होता है। ठीक है, अब जा सकते हैं। पुलिस ने बारीकी से प्लॉट का मुआयना किया तो पता चला कि वहां पहुंचने का दूसरा रास्ता भी है। इसी शक को आधार बनाकर पुलिस ने सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की और उनके हाथ एक ऐसी अहम कड़ी लग ही गई जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। साहब, ये धामाजी रोकड़े ऑटो रिक्शा वाला, इसने उसी दिन 2 लोगों को छोड़ा था उस प्लॉट पे। हाँ साहब, उस दिन मैंने रिक्शा से 2 लोगों को दत्ता के प्लॉट पे छोड़ा था, फिर वापस उनको बस स्टैंड में छोड़ दिया मैंने। उन दोनों में ये भी था क्या? नहीं साहब, ये नहीं थे। दोनों की शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। तो जिस तरह बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई है, लगता नहीं कि एक्सीडेंट का केस होना हो, ये मर्डर। सर, इसे किसी बड़ी गाड़ी ने पीछे से उड़ाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो, कोई गाड़ी वाड़ी। एक ही परिवार के लोगों का बारी बारी से मारा जाना तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन समझ में नहीं आता स्वानंद को कोई क्यों मारेगा।
उसका होना ना होना किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जिस तरह से ये मर्डर्स प्लान किए गए लगता है बहुत ही शातिर खिलाड़ी का काम है। पता करो कि घर वाला कोई किसी सुपारी किलर के कांटेक्ट में तो नहीं। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। हेलो, ठीक है, उठा ला उसे थाने। सर, ये दिलीप घर पे लौटा है, उसे थाने उठा के लाने के लिए बोल दिया है। क्यों रमित, कहाँ थे सर? कहाँ था इतने दिन? दिनकर पाटिल को मारकर कहाँ घूम रहा था? उन्होंने उनसे पैसे मांगे थे, मार दिए उन्हें। नहीं साहब, मैंने दिनकर पाटिल को नहीं मारा साहब। हाँ, मैं जानता जरूर उनको। सब दिनकर पाटिल ही क्या साहब, आसपास के गांव वाले सब मुझे जानते हैं। अब मेरी बातों का यकीन कीजिए साहब। और वो जो 4 सांप खो गए थे ना साहब, उसमें से 2 सांप मुझे मिले और मैं जंगल में छोड़कर आया साहब। मैं आपको बता नहीं रहा था साहब। देखिए, मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी है साहब। देखिए साहब, इस बार सांपों को घर नहीं ले गया, तेरा काम निकल गया था इसलिए। मौत का व्यापार करता है, खुद को सर्प मित्र बोलता है और मानव शत्रु का काम करता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब आपको। देखिए, मैं अपना फर्ज ही निभा रहा था साहब। मैं सर्प मित्र ही हूँ साहब। अच्छा, ये तेरा दोस्त मौका वारदात पे देखा गया था। आता बोल, तुमसे क्या चालू होता? साहब, ये संदीप मोरे है साहब। कुछ साल पहले मेरे साथ सांप पकड़ने में मेरी मदद करता था साहब, और उनकी देखभाल भी करता था साहब। कहाँ मिलेगा ये संदीप मोरे? कौन था जो ये मौत का खेल खेल रहा था? पाटिल परिवार को जड़ से मिटाने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने हर दिशा में खोज शुरू कर दी। अभी नागपुर पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली। इस दूसरे स्केच का मैच नागपुर पुलिस के रिकॉर्ड में मिल गया। इसका नाम मान्या जाधव। 8 से 10 साल पहले इसे वहां से तड़ीपार किया गया। सालवे, मुझे ये आदमी चाहिए। पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दिया, बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। साहब, आपने जिसका स्केच दिया था वो बस्ती में आ गया है। अरे साहब, कुछ नहीं मालूम साहब। सालवी, साहब, हटाओ, हट। बोल, बोल। काय साहब, बस का क्या किया मैंने साहब? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? इधर को भागा साहब मैं, वो तो बस राउंड अप भी निकला था साहब। देख मन्या, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर होगा कि चुपचाप बता दे कि दिनकर राव पाटिल और स्वानंद पाटिल को क्यों मारा। किसका नाम गिना रहे हो साहब? मैं नहीं जानता इनको, आई शपथ में इनको नहीं मालूम साहब। मी ज्याला ओळखत नाही, मी त्याला कशाला मारणार साहेब? ये तू ही है ना? गंगापुर से शिवड़गांव तेरा भूत गया था, जिस ऑटो में तू गया था ना, उसी ने ये स्केच बनवाया। गंगापुर शिवलगांव आज तक मैं नहीं गया सर। सब जरूर आप लोग को कुछ गलत फहमी हुई सर। सर, ये मोटी चमड़ी का है, ऐसा नहीं मानेगा। सालवी, कानून के डंडे के आगे हर चमड़ी पिघल जाती है। छोड़ दो। चल, अब सच बता, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। बोल। हाँ साहब, मैंने किया सर। कैसे किया वो बोल। ये संदीप मोरे सर्पमित्र दिलीप के पास काम करता था साहब। इसे सांपों के बारे में थोड़ा कुछ पता था, तो मैंने ये सोचा कि वो लोगों को मैं सांप से ढसवा के मारूंगा तो पुलिस को मुझ पर कभी शक नहीं होगा।
सपेरे सांप और सर्प मित्र के पीछे घूमते रहे। चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुम लोगों ने। सर हमने पहले ही प्लान करके रखा था सब, सिर्फ मौके की राह देख रही थी। उस रास्ते के भिखारी से क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? इस वक्त हमने सांप छुड़ाया था तब एक सांप छूट गया, शायद उसी ने उसको काटा होगा। दत्ता को क्यों मारा? एक बेजुबान जानवर को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो तुम लोग। किसके कहने पे किया ये सब? किसके कहने पे किया ये सब? क्यों किया ये सब? मेरा पति औरतों को पैर की जूती समझता था सर। लोगों को बाहर से ये घर स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन मेरे लिए नर्क से बदतर था। शिकायत तुम्हें अपने पति से थी, फिर दिनकर पाटिल और रेणुका पाटिल पर हमला क्यों करवाया? सर मेरे सास ससुर कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा अपने उस शराबी बेटे का साथ दिया। बाबा इन रोज रोज की किटकिट और मारपीट से मैं परेशान हो गई हूँ, और कितने दिन से हूँ मैं ये सब। एक पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे। आई बाबा आप ही उन्हें क्यों नहीं समझाते कुछ? मैं हार गई उनसे। अब हार तो हम गए सुन भाई, और इसमें भी सिर्फ तुम्हारा दोष है। मर्द के पांव उस वक्त डगमगाते हैं जब औरत में काबिलियत नहीं होती उसे बांध के रखने की। तुमसे ज्यादा उसे शराब में सुख मिलता है, इसलिए तुमसे दूर रहता है। मनीषा, पति को बांधना औरत का काम होता है और तुम उसमें फेल होती जा रही हो। स्वानंद को क्यों मरवाया? सर उसे नहीं मारती ना तो वो एक दिन मुझे मार देता था। बाबा के मरने के बाद स्वानंद मुझे और भी परेशान करने लगा था। माना कि तुमने बहुत कुछ सहा है, झेला है, लेकिन इसका यह हल हरगिज नहीं था जो तुमने किया। जो जहर तुमने दूसरों की जिंदगी में घोला है ना, अब अपराध का वही जहर तुम्हारी बाकी की जिंदगी में घुल गया। देखा जाए तो इंसान इन सांपों से ज्यादा खतरनाक होता है जो वक्त पड़ने पर अपने दर्द को जहर में तब्दील करता है। ऐसे में दर्द देने वाला और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। यह दर्द ही हमारे जीवन में जहर भरता है और इसीलिए हमें इस जहर का पुख्ता इलाज ढूंढना चाहिए। दिलीप मोकाशी ने पुलिस की पूरी मदद की और वो आज भी सांपों की रक्षा के लिए कार्यरत है और लोगों के मन से सांपों का भय निकालने के लिए कैंप्स का आयोजन करता है। मनीषा की नाकाम शादीशुदा जिंदगी के मामले में दिनकर और रेणुका ने मनीषा को ही दोषी ठहराया, जिसका नतीजा मनीषा की नफरत के रूप में सामने आया और उसने बदले की आग में अपना ही घर जला दिया। दूसरों को मौत बांटने वाली मनीषा जेल की सलाखों के पीछे है। जिस जहर से उसने खुशियां खोजने की कोशिश की, वही जहर उसकी जिंदगी में घुल गया। इस जहर भरी जिंदगी से अगर कोई छुटकारा हो सकता था तो वो था इस विकृत सोच से छुटकारा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।